हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आज के और एक नए बेहतरीन से वीडियो में। और आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो हम अपने पुराने चैप्टर को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसका नाम है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। कि जॉइंट स्टॉक कंपनी कहाँ से पैसा लाती है। अब आज जो टॉपिक मैं इसमें पढ़ाने जा रहा हूँ वो टोटली एक नया टॉपिक है। दिस इज़ अ टोटली डिफरेंट टॉपिक फ्रॉम व्हाट वी हैव स्टडीड बिफोर। इससे पहले जो टॉपिक्स हमने पढ़े हुए हैं उससे बिल्कुल अलग है ये। अब इसमें क्या है क्या नहीं है ये तो वीडियो होते होते हमें मालूम चल जाएगा, लेकिन मैं जो चीज़ आपको पहले करवाना चाहता हूँ वो है एक रिवीजन। क्योंकि रिवीजन जितना ज़्यादा आपको रहेगा उतना ज़्यादा आपके माइंड में ये जो चैप्टर है वो क्लियर होता जाएगा। क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है एंड इसका बस एक ही तरीका है इसको समझने का, वो है कि इस चैप्टर का एक बेसिक फ्रेमवर्क होता है। एंड वो बेसिक फ्रेमवर्क अगर आपको क्लियर हो गया तो भैया आपको इस चैप्टर से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो बहुत ही छोटे शब्दों में, बहुत ही कम शब्दों में, छोटे शब्द क्या होते हैं, बहुत ही कम शब्दों में मैं इस चैप्टर का आपको रिवीजन कराने जा रहा हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, ये जो चैप्टर है ये है जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में। मतलब एक ऐसा कंपनी जो कि क्या करती है, जिसके टोटल कैपिटल को बहुत सारे लोग मिल करके साथ में ओन करती है। मतलब अगर मुझे अपने फर्म का कैपिटल इतना दिखा दिया मैंने, तो इसको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दूंगा। आई विल डिवाइड दिस इनटू सम स्मॉल स्मॉल लॉट्स एंड इसमें से हर एक टुकड़ा को मैं क्या कहूँगा, शेयर। ओके, तो जिस कंपनी में उसका जो टोटल कैपिटल होता है वो शेयर के रूप में बांटा हुआ रहता है। मतलब जिस कंपनी, नहीं हर एक कंपनी में ही रहता है, रैदर मैं अगर ये कहूँ तो जिस बिजनेस फॉर्म में ये जो टोटल उसका कैपिटल या फिर उसको जितना पैसा चाहिए वो सब टुकड़ों में किए रहते हैं, जिसमें हर एक टुकड़ा को हम लोग शेयर बोलते हैं, इसी टाइप का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग कहते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। सो जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है ये अब तक हमें क्लियर हो ही चुका होगा। अब इस चैप्टर में बेसिकली हमें जो पढ़ना है वो ये है कि भैया जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है। ये एक तरीके का बिजनेस होता है। दिस इज अ टाइप ऑफ बिजनेस, वी नो दैट दिस इज अ टाइप ऑफ बिजनेस। अब भैया अगर बिजनेस है तो बिजनेस को करने के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो कि चाहिए ही चाहिए, एंड वो है फाइनेंस। तो ये फाइनेंस जो है वो हमारे जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ रहे हैं कि भैया अगर हमें जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए फाइनेंस लाना है तो फाइनेंस लाएंगे कहाँ से। तो उसको हमने दो कैटेगरीज में बांट दिया। एक बांट दिया जिसको कहते हैं लॉन्ग टर्म का फाइनेंस, मतलब जो लंबे समय तक के लिए फाइनेंस चाहिए होता है। एंड एक हमने बांट दिया जिसको कहा जाता है शॉर्ट टर्म फाइनेंस, मतलब जब छोटे समय के लिए हमें पैसा चाहिए होता है। अब लॉन्ग टर्म फाइनेंस के अंदर भी हमने यहाँ पे दो और सब हेडिंग्स कर डाले। एक होते हैं जिसको कि हम लोग बोलते हैं ओनर्स फंड, वन इज व्हाट वी कॉल्ड ओनर्स फंड एंड वन इज व्हाट वी कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, लोन डेप्ट फंड या फिर लोन फंड, वैसा ही कुछ, मुझे अभी ठीक से याद नहीं आ रहा है। बोरोड फंड, यस, डेप्ट फंड और बोरोड फंड दोनों का मतलब एक ही है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी का लॉन्ग टर्म का पैसा ओनर्स फंड्स के थ्रू भी आ सकता है। मतलब कंपनी को इसमें फंड्स लेने के बदले में अपनी ओनरशिप देनी पड़ेगी जो कि शेयर्स के रूप में होता है। एंड या तो कंपनी क्या कर सकती है, डेप्ट फंड भी ला सकती है, और वो किस रूप में ला सकती है, डिबेंचर्स के रूप में। ओके, अब डिबेंचर्स क्या होते हैं ये हमने कल पूरा लेक्चर देख लिया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो अभी ज़रूर से ज़रूर जाकर के उसको देखिए। एंड हमें ये मालूम चला था कि भैया जो हमारा डिबेंचर होता है वो एक तरीके का लोन ही होता है, दैट इज़ बेसिकली अ लोन। तो ये है हमारे चैप्टर का क्रक्स जो कि हमने अभी तक पढ़ा हुआ है कि हमें जॉइंट स्टॉक कंपनी में बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। एंड ये जो पैसा है ये हम दो टाइम पीरियड्स को दिमाग में रख करके लाते हैं। एक जिसको बोला जाता है लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड एंड एक जिसको बोला जाता है शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड। अब लॉन्ग
टर्म जो होता है वो हमने पूरा कर लिया, दिस इज फुली डन। लेकिन ये जो शॉर्ट टर्म है, मतलब छोटे समय के लिए पैसा, छोटे समय के लिए जो पैसा है, ये अभी तक हमने नहीं किया है। ये म नहीं, ये भ हो गया, सॉरी। तो छोटे समय के लिए जो पैसा चाहिए वो पैसा हम कहाँ से लाएंगे, ये पैसे के बारे में अभी तक हमने पढ़ाई नहीं की है। तो आज का लेक्चर, और अगर कल भी हो सकता है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी का लेक्चर हो, मैं कोशिश करूंगा कि आज ही चैप्टर ख़त्म हो जाए, क्योंकि 1 घंटे की क्लास में हो जाना चाहिए। लेकिन अगर नहीं होता है तो मैं कल अपलोड करवा ही दूंगा। तो 1 घंटे की क्लास में आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो इन शॉर्ट टर्म सोर्सेज के फंड्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, कि अब तक कंपनी ने अपने बिजनेस में काम करने के लिए लंबे समय का जो पैसा चाहिए वो पैसा वो लेके आ चुकी है। लेकिन कभी कभी कंपनी को क्या चाहिए होता है कि वो लंबे समय के लिए नहीं, बहुत छोटे छोटे समय के लिए, यूजुअली 6 महीने, 7 महीने, 1 साल, 2 साल के लिए वो पैसा लाती है। तो जैसा कि हमारा रीति रिवाज बन चुका है कि ये जो मेरा माइक है ये रोज़ ऐसे डिस्टर्ब करता रहता है, उसको इग्नोर कीजिए। तो ये शॉर्ट टर्म का जो पैसा होता है, ये शॉर्ट टर्म का पैसा मतलब छोटे समय या फिर कम समय के लिए जो पैसा है वो हम कहाँ से लाएंगे, वही आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर शॉर्ट टर्म का जो पैसा होता है वो उसको हम लोग मेनली लोन्स के रूप में लाते हैं, मतलब हम किसी से लोन लेते हैं, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म का चीज़ होता है, मतलब शॉर्ट टर्म में सबसे ज़्यादा जो फाइनेंस का सोर्स यूज़ होने वाला है वो है लोन। अब एक क्वेश्चन आ सकता है दिमाग में कि सर ये जो लोन है एंड डिबेंचर, इसके बीच में क्या फ़र्क है। तो देखिए फ़र्क ज़्यादा कुछ है नहीं, दोनों के प्रॉपर्टीज़ लगभग में एक ही जैसे हैं। बस फ़र्क यहाँ पर ये है कि ये जो डिबेंचर होता है ये बहुत लंबे समय के लिए कंपनी अपने पास रखती है, जबकि लोन उतने लंबे समय के लिए नहीं रखती है। डिबेंचर में भी वही होता है कि कंपनी किसी से पैसा लेती है, उस पैसे के बदले में वो इंटरेस्ट का पेमेंट करती है एंड एक समय बाद वो पैसा भी उसको वापस कर दिया जाता है। लेकिन लोन के केस में भी मोर और लेस द सेम थिंग ही होता है। सो कुछ खास डिफरेंस तो नहीं है दोनों के बीच में, बट बस एक ही डिफरेंस जो कि है वो है कि डिबेंचर्स लंबे समय के लिए लाए जाते हैं जबकि लोन्स छोटे समय के लिए लाए जाते हैं। सो यही डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। ओके, तो वो अभी हमें नहीं देखना है, हमें अभी सिंपली क्या देखना है कि लंबे समय के लिए जो पैसा चाहिए वो तो हम ले आए हैं, लेकिन भैया अगर शॉर्ट टर्म के लिए, कम समय के लिए अगर पैसा चाहिए तो वो पैसा हम कहाँ से लाएंगे, तो वही आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब हमें जो शॉर्ट टर्म का पैसा है वो किस रूप में मिलेगा, मतलब व्हाट इज द फॉर्म ऑफ द मनी विच वी आर गोइंग टू गेट इन शॉर्ट टर्म, कि शॉर्ट टर्म में हम लोग पैसा कहाँ से लाएंगे। शॉर्ट टर्म में जो पैसा है वो हम लोन के थ्रू लाएंगे, वी विल ब्रिंग दैट मनी थ्रू लोन, मतलब लोन ही हमारा शॉर्ट टर्म का मेन सोर्स होता है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि ये जो लोन होता है ये हमें कौन देगा, हु विल गिव अस लोन, कौन देगा लोन हमें। जाहिर सी बात है एक बैंक लोन देगा, जैसे SBI हो गया, एक्सिस हो गया, ICICI हो गया, ये सारे बैंक हमें लोन देंगे। ओके, अब आप क्योंकि एक बहुत छोटे लेवल में है तो आप में से बहुत को अभी तक यही लगता है कि बैंक ही हमें लोन देते हैं एंड बैंक से ही हमें सिर्फ लोन मिलता है। लेकिन अब जैसे आप हायर स्टडीज़ करेंगे और आपका सिलेबस में भी जो है वो ये है कि बैंक से तो आपको लोन मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन बैंक के साथ साथ और एक चीज़ होती है जो कि आपको लोन देती है एंड वो होता है NBFC, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन या फिर इंस्टीट्यूशंस, वैसे ही कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहा जाता है। तो ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये क्या करते हैं, ये भी आपको लोन देते हैं, यहाँ पे सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन बस फ़र्क ये है कि बैंक्स जो होते हैं वो आपको नॉर्मली
मतलब छोटे मोटे काम के लिए पैसा देते हैं। मतलब अगर आप बैंक से लोन लेने जाएंगे तो बैंक हो सकता है कि आपको 2 लाख, 5 लाख, 6 लाख का लोन दे, लेकिन अगर आपको 6 6 महीने के लिए 2 2, 50 50 करोड़ तक के अगर लोन चाहिए, तो उतना बड़ा जो लोन होता है वो आपको कोई बैंक इतनी जल्दी नहीं देता है। मतलब बैंक दे सकते हैं बट नॉर्मली ये देखा नहीं जाता है। तो अगर आपको छोटे समय के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट, अगर उतना ज़्यादा अमाउंट के लिए आपको लोन चाहिए तो आपको एनबीएफसी के पास जाना पड़ेगा। तो ये जो एनबीएफसी होता है, जिसका फुल फॉर्म है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, ये क्या करते हैं, ये भी बैंक की तरह आपको लोन ही देंगे, सब कुछ इसमें सेम रहेगा। बस फर्क बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन में क्या है कि बैंकिंग से हमें उतना छोटे छोटे अमाउंट का ही लोन मिल पाता है, उतना बड़ा अमाउंट में लोन नहीं मिलता है, जबकि एनबीएफसी से हमें बड़ा अमाउंट में भी लोन मिल सकता है। ठीक है, मतलब दोनों में काम एक ही होता है, बस दोनों का स्पेशलाइजेशन अलग है। ये जो बैंक है इसका स्पेशलिटी जो है वो छोटे टर्म के लिए, मतलब स्मॉल अमाउंट लोन के लिए है, लो अमाउंट लोन के लिए इसका स्पेशलाइजेशन होता है। एंड ये जो एनबीएफसी हो गया, ये एनबीएफसी का जो स्पेशलाइजेशन होता है वो मतलब हाई अमाउंट लोन, बहुत ज़्यादा में अगर लोन चाहिए तो उस समय के लिए ये होता है। तो यही मेन डिफरेंस है दोनों के बीच में, इसको छोड़ के और कोई खास डिफरेंस इन दोनों के बीच में नहीं है। तो लोन क्या होता है ये आपको मालूम होता है, ये एक सर्टेन अमाउंट होता है जो कि हम किसी से बोरो करते हैं, जिसके बदले में हमें उसे इंटरेस्ट देना पड़ता है एंड एक टाइम बाद उसको वापस हमें दे देना पड़ता है। तो हमें ये मालूम चला कि भैया लोन जो होता है वो नॉर्मली एंड मैक्सिमम केसेस में दो लोग हमें मिलके देते हैं, या फिर दो अगर मैं कहूँ तो इंस्टीट्यूशंस मिलके हमें लोन देते हैं। एक होता है बैंक एंड एक होता है एनबीएफसी। अब ये जो बैंक होता है इससे लोन लेने में क्या मतलब इसका क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, एंड फाइनेंशियल कॉरपोरेशन से लोन लेने में क्या हमारा जो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है, आइए देखते हैं। तो पहला है मीनिंग ऑफ लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक से लोन का मतलब क्या होता है, ये तो मतलब आप अपने लैंग्वेज में बना के लिख ही सकते हैं कि जो लोन किसी बैंक से लिया जाता है वो लोन को हम लोग लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक कहते हैं। तो उसका डेफिनेशन भी बहुत इजी है। अ लोन फ्रॉम अ कमर्शियल बैंक इज एन अमाउंट ऑफ मनी बोरोड बाय अ जॉइंट स्टॉक कंपनी फ्रॉम अ कमर्शियल बैंक फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। तो लोन फ्रॉम अ कमर्शियल बैंक का सिंपल मतलब यही होता है कि वो एक ऐसा पैसा होता है जो कि जॉइंट स्टॉक कंपनी किसी बैंक से लेती है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। एक पर्टिकुलर टाइम के लिए एक जॉइंट स्टॉक कंपनी किसी बैंक से लोन लेती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, सर क्या सिर्फ जॉइंट स्टॉक कंपनी ही लेती है? नहीं, सब लेते हैं, बट क्योंकि हम यहाँ पे जॉइंट स्टॉक कंपनी का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमें हर जगह पर जॉइंट स्टॉक कंपनी ही लिखना है। यहाँ पे सब कुछ जॉइंट स्टॉक कंपनी के व्यू पॉइंट से ही होगा। तो लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक का सिंपल मतलब ये होता है कि वो एक ऐसा पैसा होता है जो कि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी एक कमर्शियल बैंक से एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए खरीदती है। The company is required to pay back the principal amount borrowed by it along with an amount of interest, and ये जो पैसा जो कि हमने बोरो किया है हमें ये पैसा वापस कर देना होता है, एंड उसी के साथ साथ एक इंटरेस्ट का भी अमाउंट होता है जो कि हमें देना होता है। A loan from a commercial bank is usually secured by an asset of the firm or by a guarantee of a third party individual firm or organization. And ये जो लोन होते हैं ये लोन सिक्योर्ड होते हैं। अब ये जो सिक्योरिटी होता है ये दो तरीके का हो सकता है। एक किसी एसेट के द्वारा, मतलब मैंने अगर एक्सिस बैंक से जो है 1 लाख रुपया का लोन लिया, तो उस बैंक ने क्या किया कि मेरा घर जो है, मेरे घर को गिरवी रख लिया। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं वो पेमेंट नहीं कर पाता हूँ तो बैंक जो है वो मेरा घर को अपने पास रख लेगी एंड वहाँ से सारे पैसे को वसूल लेगी। तो ये होता है सिक्योरिटी बाय एसेट। एंड एक और सिक्योरिटी होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटी बाय गारंटी। अब ये एक टोटली नया कंसेप्ट है जो कि आप हायर स्टडीज़ में जाके करेंगे कि सिक्योरिटी बाय गारंटी क्या होता है। अभी आपको सिंपली यहाँ पर ये समझ लेना कि ये भी एक तरीके का सिक्योरिटी ही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक्सिस बैंक से अभी 1 लाख नहीं 2 लाख का लोन ले लेता हूँ, अगर मैं एक्सिस बैंक से 2 लाख का लोन लेता हूँ तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि मेरे पास एक एसेट हमेशा रहेगा जो कि मैं एक्सिस बैंक को बोलूँगा कि ये ले मेरा एसेट, अगर मैं ना दे पाऊँ तो उसको बेच देना। हो सकता है कि मैं चिंदी चोर हूँ,
मतलब मैंने अभी अभी अपना बिजनेस चालू किया है, तो मेरे पास कोई है ही नहीं, कुछ ऐसा है ही नहीं जिसको मैं गिरवी पे रखूंगा। तो उस टाइम पे गारंटी वाला कंसेप्ट आता है। तो उस टाइम पे मैं क्या करूंगा कि एक कि मान लीजिए ये मैं हूं एंड ये है मेरा दोस्त। अब अब मैं गया एक्सिस बैंक के पास, मैंने कहा लोन दे दो, उन्होंने कहा निकल, पहली फुर्सत में निकल। फिर इसके बाद मैं बहुत दुखी हो गया कि मुझे लोन नहीं दे रहे, मेरा बिजनेस कैसे चलेगा। अब मैं अपने दोस्त के पास गया। मेरा दोस्त जो है वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है एंड उसका बहुत मार्केट में रेपुटेशन है, मतलब इतना रेपुटेशन है कि कोई भी उसको लोन ऐसे ही दे देगा। तो मैंने कहा यार ये बैंक वाले मुझे लोन नहीं दे रहे हैं। तो वो बोलता है कि तू टेंशन क्यों लेता है वे, वाई आर यू टेकिंग टेंशन। मैं हूँ ना, मैं क्या करता हूँ, मैं जा करके एक्सिस बैंक को बोल देता हूँ कि एक्सिस बैंक तुम इसको लोन दे दो। तो वो बोलेगा तू भगवान है क्या कि तेरे को बोलते ही दे देगा। वो बोले नहीं नहीं नहीं, पूरा बात सुन। वो लोन ऐसे तो नहीं देगा, लेकिन मैं उसको बोलूँगा कि तुम इसे ये लोन का अमाउंट जो है वो दे दो, लेकिन अगर ये नालायक इसको नहीं रीपे कर पाता है तो तुम वो पैसा मुझसे ले लेना। यही होता है गारंटी। ओके, मतलब जब आपका जो गारंटी है वो कोई दूसरा देता है कि अगर ये नहीं रीपे कर पाया तो मैं मैं तुमसे जो ये पैसा है, मतलब तुम ये पैसा मुझसे ले लेना। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि सर वो जो आदमी है वो भला ऐसा क्यों करेगा, वो इतना दिलेर आदमी क्यों बनेगा। तो देखिए बिजनेस की दुनिया में कोई भी दिलेर या फिर कोई भी मतलब कोई भी चीज़ फ्री में नहीं करता है। यहाँ पे हर एक चीज़ जो होती है वो किसी चीज़ के कारण ही होती है। तो ये जो मैंने अपने दोस्त को बोला कि तू जाकर वैसा कुछ कर दे, या फिर उसने खुद जो किया वो ये चीज़ फ्री में नहीं करेगा, नो ऐसा नहीं है, वो इसके पैसे लेगा। एंड वो मुझसे हो सकता है कि मुझे ये बोले कि तू मुझे ये वादा कर कि अगर मैंने तेरे बिहाफ पे, नहीं ये नहीं, कि तू मुझे अगर 1,000 रुपया दे देता है तो मैं क्या करूँगा, मैं तेरे बिहाफ पे ये पैसा वापस कर दूंगा। मतलब यहाँ पे ए क्या बोल रहा है, ये जो मेरा दोस्त है वो मुझे बोल रहा है कि मैं तेरे तरफ से गारंटी देने को तो रेडी हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ गारंटी दे दी और मेरे पैसे चले जाएंगे तो उसका क्या होगा। तो बोलेगा ठीक है, तू एक काम करना, तू अपने पैसे दे देना, बाद में मैं तुझे दे दूंगा। अब जैसे कि मैंने कहा कि बिजनेस है, यहाँ पे जब तक पैसा का लाभ नहीं होगा तब तक कोई यहाँ पर मतलब पलके भी नहीं झपकाई जाती है जब तक आपको लाभ ना हो जाए। तो ये बोलेगा कि मैं उसको 2 लाख दूंगा, तू मुझे 2 लाख देगा, तो मेरा 2 लाख एक हाथ से जाएगा एक हाथ से आएगा, तो मेरे पास तो 0 रहेगा ना, तो मेरा क्या फ़ायदा हुआ। तो वो बोलेगा चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं तेरे को 1,000 रुपया एक्स्ट्रा दे देता हूँ। तो आप दोनों के बीच में एक और कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि भैया अगर अगर तू सॉरी कि तू जो ये बात बोलेगा कि इसके ना देने पर मैं दे दूंगा, उसके लिए मैं तेरे को 1,000 रुपया एक्स्ट्रा देने के लिए रेडी हूँ। एंड यही होता है गारंटी। अब इसमें आपको उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली ये समझ के रखिए कि एसेट वाले में क्या होता है कि हमारी चीज़ें जो होती है वो बैंक के पास गिरवी रहती है, एंड जब बैंक को ये लगता है या फिर जब ये हो जाता है कि वो चीज़ का पैसा हम खुद ब खुद नहीं रीपे कर सकते हैं, सो इन दैट केस वो बैंक क्या कर सकती है कि उस चीज़ को बेचकर वो पैसा ले सकती है। तो आपको लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक समझ में आ गया होगा कि लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक क्या होता है, व्हाट इज़ द लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक। अब लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक का मैं एक छोटा सा रिवीजन करवा देता हूँ जो कि बहुत ईजी है। लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक का मतलब ये एक ऐसा पैसा होता है जो कि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी किसी बैंक से लेती है। दिस इज एन अमाउंट ऑफ मनी विच द जॉइंट स्टॉक कंपनी बोरोज फ्रॉम द कमर्शियल बैंक, मतलब किसी बैंक से ये पैसा लिया जाता है, एंड ये पैसा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है, एंड उसके बाद ये पैसा जो है उसे रीपे कर दिया जाएगा, एंड उस रीपेड अमाउंट के साथ साथ एक इंटरेस्ट का अमाउंट भी दे दिया जाएगा। मतलब एक बैंक से कंपनी ने लोन लिया, एक टाइम बाद वो उस पैसा को वापस कर देगी, एंड उसके साथ साथ इंटरेस्ट का भी अमाउंट दे देगी। एंड
मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि ये जो लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक होता है इसके ऊपर में एक सिक्योरिटी रहती है या फिर एक गारंटी रहता है कि अगर बाय चांस डिफॉल्ट हो गया तो उस केस में ताकि बैंक के पैसे ना डूबे, ये चीज़ का यहाँ पर पूरा सिक्योरिटी किया हुआ रहता है। ओके, अब जो बात आती है वो ये है कि कमर्शियल बैंक से अगर हम लोन लेते हैं तो उसमें फ़ायदा क्या क्या होता है, मतलब व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ टेकिंग द लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक। ओके, तो देखिए पहला जो पॉइंट है वो है इजी एंड एफिशिएंट सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, मतलब बहुत आसानी से और बहुत सस्ते में पैसा मिल जाता है। By using the process of raising funds through loans from commercial banks, a joint stock company can raise business finances quickly and efficiently. The funds can be raised from a commercial bank in much shorter period of time, which saves the time of the joint stock company, and the formalities which are required to be done while raising the funds are also less. This makes loan from commercial bank an easy and efficient method of raising business finance. देखिए बैंक से लोन लेना अब आजकल बहुत चुटकियों का काम, मतलब बहुत आसान हो गया है किसी भी बैंक से लोन लेना। तो ये जो आसान होता है लोन लेना, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि इसमें टाइम भी उतना नहीं लगता है, डॉक्यूमेंटेशन भी उतना नहीं लगता है, उतना झंझट भी नहीं है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी को अपने सहूलियत के हिसाब से वो इसमें पैसा ले सकती है। इससे पैसा लेना बहुत आसान होता है, जो कि हम खुद देखते हैं कि एडवर्टीजमेंट भी बहुत सारा आता है कि 2 मिनट में लोन पाइए, 5 मिनट में लोन पाइए, इस टाइप का। तो लोन लेना आजकल बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। तो ये जो आसान हो गया है, दिस इज़ वेरी एडवांटेजियस फॉर द जॉइंट स्टॉक कंपनी। फिर secrecy of the joint stock company is maintained. While raising funds by loans from a commercial bank, a joint stock company is required to submit certain information to the commercial banks. The information which is given by the joint stock company to the commercial bank is kept confidential. This is advantageous to the company, as in this case the company can raise business finance without disclosing its financial status publicly. मतलब यहाँ पे सिंपली ये बोला गया है कि अगर हम जॉइंट स्टॉक कंपनी के थ्रू पैसा लाते हैं तो उस केस में क्या होता है कि उस केस में हमारा जो सीक्रेसी होता है वो मेंटेन्ड होता है। क्यों? क्योंकि जब हम इक्विटी शेयर्स लाते हैं ना, तो हमें ये लगता है कि इक्विटी शेयर्स में सिर्फ हमने अनाउंस कर दिया कि भैया हमारा ये, हम इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं, किसी को खरीदना है तो आ जाओ। नहीं, ये इतना आसान नहीं होता है। हमें वहाँ पर सब कुछ बताना पड़ता है कि हमारे 4-5 साल में कितने प्रॉफिट हुआ, कितना रेवेन्यू हुआ, हमने कितना टैक्स लिया, मतलब पूरा जो कंपनी का कुंडली होता है वो पूरा कुंडली हमें लोगों के सामने खोलना पड़ता है। तो इससे कंपनी का जो सीक्रेसी, या फिर मैं कहूँ तो कंपनी का जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, मतलब सॉरी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन तो वैसे नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो सीक्रेसी उतना ज़्यादा नहीं रह पाता है। अगर कोई कंपनी ये चाहती है कि वो एक ऐसा सोर्स ढूंढ ले जहां से वो पैसा भी ले आए और उसे उतना ज़्यादा लोगों को अपने बारे में बताना भी ना पड़े, तो उसके लिए ये सोर्स सबसे बेस्ट रहेगा। दिस सोर्स इज़ बेस्ट फॉर दैट कंपनी, क्योंकि यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन होता है वो कंपनी अपने पास जमा करके रखती है एंड वो इंफॉर्मेशन वो कंपनी किसी को नहीं देती। तो इससे कंपनी का पैसा भी आ जाता है एंड कंपनी को अपने बारे में उतना पूरा कुंडली देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। ओके फिर है फ्लेक्सिबिलिटी। अब देखिए जॉइंट स्टॉक कंपनी के थ्रू जो हम पैसा लाते हैं वो फ्लेक्सिबल है। मतलब अगर हमें ये मन होता है कि भैया हमारे कंपनी में बहुत ज़्यादा पैसा, मतलब ओवर कैपिटलाइजेशन हो गया है, बहुत ज़्यादा पैसा कंपनी में आ गया है, सो उस केस में हम इस पैसे को वापस भी कर सकते हैं एंड इससे हमारा जो ओवर कैपिटल है वो भी घट जाएगा। मीन्स इफ़ वी आर इन सच अ कंडीशन दैट हमने जो पैसा है वो लाया तो था, लेकिन अब इतना पैसा हो गया कि काम चोरी हो गई है कंपनी में काम चोरी चल रही है, तो उस केस में वो जो जॉइंट स्टॉक कंपनी का पैसा था उसको रिटर्न कर दो एंड अपना पैसा, मतलब उनका पैसा उनको वापस दे दो। तो इससे तुम्हारा जो ओवर कैपिटलाइजेशन है वो भी कम हो जाएगा। ओके एंड अगर ऐसा हो जाता है कि कंपनी के पास बहुत कम पैसा है तो उस केस में भी जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए एक लोन लेना बहुत आसान होता है।
तो वो ये लोन बहुत जल्दी ले सकती है, जिससे कि उसका कैपिटलाइजेशन मतलब बहुत कम भी नहीं होगा एंड बहुत ज़्यादा भी नहीं होगा। मतलब अगर बहुत ज़्यादा कैपिटल है, ओवर कैपिटल है, तो उसको वापस भी किया जा सकता है, एंड अगर बहुत कम कैपिटल है तो उस कम कैपिटल को भी ठीक किया जा सकता है। ये इसका फ्लेक्सिबिलिटी होता है। ओके, फिर है the amount of interest which is paid on a borrowed bank loan by the joint stock company is deductible while मतलब यहाँ पे सिंपली यही बोला गया है कि हम जो इंटरेस्ट का पैसा जो कि पे करते हैं, वो इंटरेस्ट के पैसे पे हमें टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ऑन द अमाउंट ऑफ मनी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एक्सिस बैंक से 10 करोड़ का लोन लिया, अब उस 10 करोड़ के लोन पे 50 लाख का इंटरेस्ट हो गया है, तो मुझे उस 50 लाख का इंटरेस्ट के ऊपर में इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होगी। मतलब कंपनी को उसका ये जो इनकम जो कंपनी का जो वहाँ पर इंटरेस्ट का अमाउंट होता है, उस इंटरेस्ट के अमाउंट पे कंपनी को टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इससे कंपनी का जो टैक्स बर्डन है वो बहुत हद तक घट जाता है। फिर है नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोटिंग राइट्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, वोटिंग राइट्स आपके कंपनी में आएगा ही आएगा। कंपनीज का ये रहता है कि भैया हमारे पास एक अच्छा खासा तरीके से पैसा भी आ जाए एंड हमारा जो वोटिंग राइट है वो भी डिस्टर्ब ना हो। लेकिन ये जो अगर इक्विटी शेयर्स होगा तो उस केस में तो वोटिंग राइट चला जाएगा। तो डिबेंचर्स के थ्रू भी अगर पैसा लाएंगे तो उसके भी डिसएडवांटेजेस अलग हैं। तो ये जो कमर्शियल बैंक्स के थ्रू जो हमें लोन मिलता है, इससे सिंपली ये होता है कि इक्विटी शेयर्स में जैसे हमें अपना ओनरशिप दे देना पड़ता है, इसमें वैसा कुछ भी नहीं होता है। तो इसी वजह से कंपनी का जो ओनरशिप खोने का डर जो कि उनके मालिकों को रहता है, वैसा बिल्कुल भी नहीं रहता है यहाँ पर। ओके, फिर है बैंक्स रेंडर अदर सर्विसेज एज वेल। अब देखिए, बैंक जो होता है वो सिर्फ आपको लोन देने का ही काम नहीं करती है, इसके अलावा भी बैंक के बहुत सारे काम होते हैं। जैसे आपका एक लॉकर फैसिलिटी खोल देती है बैंक आपके लिए, जो आपके इनकम टैक्स रिटर्न्स एंड वो सब होता है वो सब भी वो खुद फाइल कर देती है। बहुत बैंक्स में ये चीज़ होता है। तो ये सब जो फैसिलिटीज़ मिलता है ये इसमें ज़्यादा मिलता है, बाकी किसी भी सोर्स में उतना ज़्यादा नहीं मिलता है। ओके, क्योंकि आप इक्विटी शेयर्स में लाएंगे तो ऐसा थोड़ी होगा कि इक्विटी शेयर्स वाले आपको एक लॉकर फैसिलिटी दे देंगे, वैसा यहाँ पे नहीं होता है। जबकि यहाँ पे और भी फैसिलिटीज़ मिलता है रैदर दैन जस्ट गेटिंग फाइनेंस। फाइनेंस तो मिलता ही है, लेकिन उसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर हमें मिलती है। तो ये भी इसको एडवांटेजियस बना देता है। अब भैया जो चीज़ एडवांटेजियस है वो चीज़ डिसएडवांटेजियस तो होगा ही होगा। तो पहला है फंड्स आर जनरली अवेलेबल फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड एंड लॉन्ग टर्म पीरियड। अब जैसा कि मैंने कहा कि ये जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है इसमें नॉर्मली बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कमर्शियल बैंक्स के थ्रू अगर हम पैसा लाएंगे तो वो पैसा बहुत कम टाइम के लिए हमारे पास रहेगा। अगर हमें लंबे समय के लिए पैसा चाहिए तो उस केस में ये एक सोर्स हमारे किसी भी काम का यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, ओके। यहाँ पर ये जो हमारा जो पैसा होता है वो छोटे समय के लिए होता है, तो छोटे समय के लिए जो पैसा है ये हमें मिल सकता है, लेकिन अगर लंबे समय के लिए पैसा चाहिए तो उस केस में लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक हमारा उतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होता है। फिर द ड्यूरेशन रिक्वायर्ड टू द डू फॉर्मेलिटीज माइट गेट लेंथी। अब देखिए, नॉर्मली तो यही होता है कि किसी भी बैंक से लोन लेना बहुत आसान होता है, लेकिन बहुत केसेस में ये देखा गया है कि ये जो हमारा मतलब नॉर्मली जो लोन होता है वो तो हमें आसानी से मिल ही जाता है, लेकिन बहुत कंपनीज के केस में एंड स्पेशली जो नए कंपनीज होते हैं उनके केस में ये लोन लेना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो कमर्शियल बैंक होता है वो लोन देने से पहले आपका पूरा डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करता है मतलब आपका पूरा इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, ऐसे ही नहीं आपको लोन मिल जाता है। वो आपके कंपनी का पूरा काला चिट्ठा निकालते हैं, वो सब कुछ उसमें देखते हैं एंड उसके बाद वो ये भी चेक करते हैं कि आप जो उनके पास सिक्योरिटी जमा रख रहे हो
वो क्या सिक्योरिटी उतना का है भी या फिर नहीं है। हो सकता है कि आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में झूठा मूठा दिखा दिया कि मेरे पास 50 लाख की मशीनरी है, जबकि आपके पास 50 लाख की मशीनरी है ही नहीं, 10 लाख का बहुत ज़्यादा होगा तो होगा। तो ऐसे केस में बैंक के साथ फ्रॉड हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए बैंक्स पहले तो आपका काला चिट्टा सब कुछ निकालती है फिर उसके बाद वो क्या करती है कि आपका जो मतलब जो भी आपने सिक्योरिटी दिया है उस सिक्योरिटी को वो वेरीफाई करती है। इसके बाद आपको जाकर वो लोन मिलता है। तो कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये हर एक केस में होता है, लेकिन अच्छे खासे केसेस में ये देखा गया है कि जनरली जो नई कंपनीज होती है उनके लिए ये जो प्रोसेस है वो यहाँ पर नहीं उतना ज़्यादा मतलब एडवांटेजियस, उनके लिए ये उतना ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि ये जो कमर्शियल बैंक्स होती है ये एक मतलब नखरे करने वाली गर्लफ्रेंड की तरह होती है। मैं सिंपली बता देता हूँ, या फिर मैं नखरे करने वाले गर्लफ्रेंड से भी ज़्यादा ये उन लड़कियों के जैसी होती है जो कि अपने बॉयफ्रेंड को बनाने से पहले सब कुछ देखती हैं कि ये मुझे रोज़ घुमाने तो ले जाएगा ना, ये मुझे रिचार्ज तो करवा के दे देगा ना, ये मेरा खाने का बिल तो दे देगा ना, मतलब इतना सब कुछ। जो कि एक जो मैं ये नहीं कह रहा कि सभी लड़कियां ऐसी होती है, लेकिन बहुत लड़कियां ऐसी होती है। तो ये भी कुछ उसी की तरह है कि ये पहले अपने मन में पूरी तरीके से तसल्ली कर लेगी कि भैया जिसको लोन दे रहे हैं उसको लोन देने से कोई नुकसान तो नहीं है, एंड इतने में बहुत टाइम लग सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लगेगा ही लगेगा, लेकिन अगर लग गया तो, एंड ये नई कंपनीज के केस में बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए नए कंपनीज के लिए ये उतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता है। फिर इसके बाद जो हमारा अगला है वो ये है कि द इंटरेस्ट अमाउंट इम्पोजेस एज अ बर्डन टू द कंपनी। अब एक कंपनी के ऊपर में बर्डन बन जाता है कि इतना इंटरेस्ट का पैसा हमें इस साल देना होगा, एंड ये देना ही देना है। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा प्रॉफिट नहीं हुआ तो मैं इंटरेस्ट का नहीं दूंगा। नो, इंटरेस्ट जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। मतलब आप किसी बैंक से लोन लेते हैं एंड वहाँ पे जो इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट आपको देना ही होगा, आपको चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट में से दीजिएगा, एंड अगर लॉस होगा तो अपने पॉकेट से दीजिएगा, लेकिन ये जो पैसा है ये पैसा आपको देना ही पड़ेगा। यू कैन नॉट डिनाई गिविंग दिस मनी। सो दिस इज अ डिसएडवांटेज टू द फर्म कि हमेशा अपने पास एक अमाउंट रेडी रखना पड़ेगा कि जो इतना अमाउंट है इतना अमाउंट मेरे पास हमेशा रहना चाहिए। एंड ये डिसएडवांटेजेस कंपनीज के लिए हो जाता है कि वो उन्हें हमेशा एक स्टॉक मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो जिस कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है उस कंपनी के लिए तो ठीक है, लेकिन जो कंपनी उतना ज़्यादा अर्न नहीं करती है, फॉर एग्जाम्पल मेरा जो अर्निंग है वही होता है हर महीना में 2 लाख रुपया, लेकिन मेरा इंटरेस्ट जो है वो हर महीना में 90,000 का आता है, तो मैं उसमें से क्या खर्च करूंगा और मैं क्या उसमें अपने लिए बचा कर रखूंगा। तो ये एक डिसएडवांटेज वहाँ पर हो जाता है। फिर है चार्ज ऑन एसेट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपका जो एसेट्स होता है वो एसेट्स चार्ज पे रहता है। मतलब जब भी आप किसी बैंक से लोन लेते हैं तो आपको जो अपनी मतलब जो एसेट होता है वो उनके पास गिरवी रखना पड़ता है। हो सकता है मशीनरी रखना पड़े, हो सकता है कि लैंड रखना पड़े, हो सकता है कि जो बिल्डिंग्स है वो रखना पड़े, मतलब आपको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है। तो ये जो मतलब एसेट्स होते हैं जो कि गिरवी पे रखे जाते हैं, इनको आप यूज़ तो कर सकते हैं लेकिन पूरी क्षमता के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब आपको कुछ रेस्ट्रिक्शंस में इनको इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि जब तक आप अपना लोन का रीपेमेंट नहीं कर देते हैं तब तक आप ये मान लीजिए, मैं ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए कि ये जो प्रॉपर्टी है वो किसी और की है। ठीक है, मतलब आप जब तक लोन का रीपेमेंट नहीं कर देते हैं तब तक वो प्रॉपर्टी बैंक की ही मानी जाती है। एंड ऐसे केसेस में बैंक्स आपको पहले से बता देती कि इस चीज़ को ऐसे यूज़ करना है, ऐसे यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने ऐसे तरीके से यूज़ किया जिससे कि वो जो प्रॉपर्टी है उसका वैल्यू ही नहीं रहा या फिर वैल्यू डिग्रेड हो गया, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब बैंक के लिए डिसएडवांटेजियस होगा। तो बैंक्स क्या करती है, आपके एसेट्स के ऊपर में एक चार्ज क्रिएट कर देती है एंड आपको पहले से बता देती है कि देखो भैया ये एसेट हमारे पास सिक्योर्ड है, इसको अगर यूज़ करना है तो ऐसे करना होगा, ऐसे तुम अपने मर्जी से नहीं कर सकते हो। तो ये जो चार्ज है ये कंपनी के लिए बहुत डिसएडवांटेजियस होता है कि वो कंपनी का एसेट फंस जाता है
क्योंकि उस एसेट को कंपनी अपने हिसाब से इस्तेमाल नहीं कर पाती है। फिर स्ट्रिक्ट टर्म्स एंड कंडीशंस इम्पोज्ड बाय सम कमर्शियल बैंक्स। अब जैसा कि मैंने कहा कि कमर्शियल बैंक जो होती है वो उन लड़कियों की तरह होती है जो कि ये देखती हैं कि मेरा ये जो लड़का जो कि जिसे मैं अपना बॉयफ्रेंड बनाने वाली हूँ, ये मेरे खर्चे उठा भी पाएगा या फिर नहीं उठा पाएगा। तो जैसे होता है कि कोई लड़कियाँ बहुत कम में खुश हो जाती हैं कि चलो कोई नहीं, ये बस मुझे रोज़ घुमा दे, मेरा खाने का बिल दे दे वो। एंड कुछ लड़कियां ऐसी होती है जो कि ये चाहती है कि उनके पापा से भी ज़्यादा पैसा उनके बॉयफ्रेंड उन पे खर्चा करे। तो ठीक उसी तरीके से कुछ कमर्शियल बैंक्स भी चाहती है, मतलब उनका बहुत ज़्यादा नखरा होता है कि हमारे एसेट के साथ ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो ये जो इतना सारा टर्म्स एंड कंडीशंस दे दिया जाता है, इसके बाद भी कंपनी को पैसा तो मिल जाता है, लेकिन वो पैसा अगर ना ही मिलता तो ठीक था, क्योंकि इससे कंपनी का जो फ्रीडम है वो छिन जाता है। कंपनी फ्रीडम से काम नहीं कर पाती है। अगर कंपनी फ्रीडम से काम करना चाहती तो वो यहाँ पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स कुछ कुछ बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस दे देती है। एंड स्पेशली अगर आप एक ऐसे अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल हैं या फिर आपका कंपनी एक ऐसा कंपनी है जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं करता है, फिर भी आपको लोन मिला हुआ है, तो आप जितने ज़्यादा नालायक होंगे आपके ऊपर में उतना ज़्यादा ये लोग अपना जो हेकड़ी है वो दिखाएगा। तो ये एक डिसएडवांटेज यहाँ पर हो जाता है। अब यहाँ पे बहुत लड़कियाँ मुझे बोलेंगे कि सर आप सिर्फ लड़कियों का ही क्यों बोलते हैं, कि लड़कियाँ जो होती है वही सिर्फ इतना देखती है। देखिए ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि ऐसा होता है, लड़के इतना नहीं देखते हैं। लड़कों को जो लड़की मिल जाए वो उसी में खुश रहते हैं। मैंने आज तक कभी ये नहीं देखा किसी लड़के को लड़की ने प्रपोज किया हो और उसने उसे रिजेक्ट कर दिया हो, लेकिन लड़की को लड़के ने किया हो एंड रिजेक्ट हो गया हो, ये बहुत केसेस में हुआ है। एंड रही बात मेरी, तो आई वोंट लाइक टू कमेंट ऑन दिस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है लॉस ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस। अब देखिए, अगर लोन का पैसा मैं वापस नहीं कर पाया तो मेरा क्या होगा? मेरा कंपनी का जो नाम है वो मिट्टी में मिल जाएगा, जो कि बहुत होता है। जैसे आप अभी अडानी के साथ देख रहे होंगे कि अडानी ने एनडीटीवी को अक्वायर करने के लिए, मतलब अभी हम जानते हैं कि एनडीटीवी का अच्छा खासा जो शेयर्स होता है वो अडानी ने एक्वायर करके रखा हुआ है, लेकिन उसके लिए उसने इतना सारा लोन लेकर के रखा हुआ है कि पूछिए मत। अब भगवान ऐसा ना करे, बट अगर किसी भी कारणवश अगर अडानी उन लोन्स को रीपेमेंट नहीं कर पाते हैं तो उनका जो मार्केट में नाम है वो कितना डूब जाएगा, ये आप समझ सकते हैं। तो लोन लेना मतलब जुआ खेलना, सिंपल लैंग्वेज में। तो ये जो जुआ खेलते हैं, अगर इसमें हार गए ना तो बहुत कुछ खो देते हैं। एंड सबसे बड़ा चीज़ जो खोते हैं वो ये होता है कि कंपनी की जो इज्जत होती है। एंड इज्जत से भी बड़ा सबसे बड़ा बात क्रेडिट वर्दीनेस। क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब क्या होता है कि मैं लोन देने के लायक भी हूँ या फिर नहीं हूँ। एम आई वर्दी ऑफ गेटिंग अ क्रेडिट और नॉट। तो ये जो लॉस ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस है, दिस इज वेरी डिसएडवांटेजियस फॉर द फर्म। ये लॉस ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस कंपनीज के लिए बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजियस होता है कि अगर वो लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाए तो उस केस में उनके लिए ये बहुत खराब होगा। ओके, फिर इसके बाद आता है मीनिंग ऑफ लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब देखिए, अगर आपको लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक समझ में आ गया होगा तो ये जो होता है ये आपको मतलब बिल्कुल वहाँ से डिट्टो कॉपी पेस्ट कर देना है। ओके, बिल्कुल आपको वहाँ पे डिट्टो कॉपी पेस्ट कर देना है। बस एक ही यहाँ पर चीज़ है जो कि अलग होगा, वो ये होगा कि वहाँ पर कमर्शियल बैंक की जगह यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ जाएगा। तो लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने वहाँ पर पढ़ा हुआ था कि लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक का मतलब कि कमर्शियल बैंक से जो हम लोग लोन लेते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर टाइम तक रखते हैं एंड उसके बाद उसको रीपे कर देते हैं अलॉन्ग विथ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। सेम चीज़ यहाँ पर है, लेकिन वो पैसा कमर्शियल बैंक से लेके मतलब कमर्शियल बैंक से ना लेते हुए वो पैसा हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हैं। ओके, तो सबसे पहला चीज़ यहाँ पर जो कि हम लोग देखते हैं, अब यहाँ पर बात आ जाती है कि जब यहाँ पे भी लोन ही मिलता है तो भैया यहाँ पर फ़र्क क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस। तो मैं इसका डेफिनेशन पहले आपको बस एक बार पढ़ा देता हूँ, वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा लेकिन मैं आपको बोल देता हूँ।
So a loan from a financial institution is an amount of money which is borrowed by the joint stock company from a government established institution in order to carry out both mid term and long term business activities. तो देखिए लोन का जो पैसा है वो हमें कंपनीज भी देती हैं, एंड जो लोन का पैसा है लोन का पैसा हमें बैंक्स भी देती है, एंड जो लोन का पैसा होता है, जस्ट अ सेकेंड, वो लोन का पैसा हमें बैंक से तो मिलता ही है, जबकि हमें वो फाइनेंशियल कॉरपोरेशन से भी मिलता है। अब दोनों में फ़र्क क्या है? तो सबसे पहला फ़र्क यहाँ पे ये होता है कि जो बैंक होता है वो सरकारी भी हो सकता है या फिर प्राइवेट भी हो सकता है। मतलब द बैंक कैन बी द सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक। जैसे सरकारी बैंक जैसे SBI एंड प्राइवेट बैंक जैसे एक्सिस। ओके, बट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन जो होता है ये 100% गवर्नमेंट होगा। कोई भी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन कभी भी किसी प्राइवेट आदमी के द्वारा नहीं ओन्ड होता है। फाइनेंशियल कॉरपोरेशन हमेशा ही गवर्नमेंट के द्वारा ही उसे ओन किया जाता है। ओके, अब ये जो बैंक होते हैं, ये बैंक आपको सिर्फ शॉर्ट टर्म का ही पैसा दे पाएंगे, मतलब छोटे समय के लिए ही सिर्फ ये आपको पैसा दे पाएंगे। जबकि ये जो फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस होते हैं ये आपको शॉर्ट टर्म एंड मिड टर्म, मतलब शॉर्ट टर्म मतलब छोटे समय के लिए, मीडियम टर्म मतलब अच्छे खासे समय के लिए, एंड लॉन्ग टर्म लंबे समय, ये तीनों के लिए सूटेबल हैं। ओके, फाइनेंशियल कॉरपोरेशन तीनों के लिए सूटेबल है, बट यहाँ पे हम सिर्फ इनका ये शॉर्ट वाला ही कर रहे हैं। ओके, ये है। अब इसका अगला देखते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश्ड बाय बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फाइनेंस टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। दीज इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड बोथ ओन्ड कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल टू द बिजनेस एंटरप्राइजेस फॉर लॉन्ग टर्म एज वेल एज फॉर मिड टर्म। इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस, दीज इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो प्रोवाइड अदर सर्विसेज, मतलब अलग अलग सर्विसेज भी देखते हैं, such as managerial service, providing technical assistance. As these institutions aim at promoting the industrial development of a country, they are also known as development banks. तो देखिए बैंक एंड फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन में क्या डिफरेंस देखिए। फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दोनों एक ही चीज़ होता है। तो बैंक जो होती है वो सरकारी भी हो सकती है एंड प्राइवेट भी हो सकती है, जबकि ये जो फाइनेंशियल कॉरपोरेशन होते हैं ये सरकारी ही होते हैं। अब सरकारी में भी हो सकता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का हो, लेकिन होगा ये सरकारी ही। एंड जो बैंक होते हैं वो सिर्फ शॉर्ट टर्म का ही पैसा देते हैं, जनरली 1 साल 2 साल, जबकि ये जो फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस होते हैं ये आपको बहुत लंबे समय के लिए, थोड़े से समय के लिए एंड बहुत कम समय के लिए, तीनों फॉर्मेट्स के लिए ये पैसा आपको दे सकते हैं। ओके, फिर जो बैंक होता है वो बैंक आपको सिर्फ बोरोड कैपिटल, मतलब बैंक जो होता है वो सिर्फ आपको लोन देता है, मतलब यहाँ पे इक्विटी आपको नहीं मिलती है। कोई भी बैंक आपका इक्विटी शेयर्स नहीं खरीदेगा, जबकि ये जो होता है ये लोन प्लस इक्विटी, ये लोन भी देगा एंड आपको इक्विटी भी देगा। तो यहाँ पर लोन भी मिलता है एंड इक्विटी भी मिलता है। तो ये डिफरेंस है एक बैंक एंड फाइनेंशियल कॉरपोरेशन में, कि बैंक आपको लोन पे भी पैसा दे सकती है एंड आपको इक्विटी का भी पैसा दे सकती है। मतलब अगर आप फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है तो वो आपसे इक्विटी, तो वो आपका इक्विटी शेयर्स भी खरीद सकती है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन द बैंक एंड द फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। अब याद रखिएगा कि हमें फाइनेंशियल कॉरपोरेशन में ये इक्विटी नहीं लेना है, हमें सिर्फ लोन लेना है एंड शॉर्ट टर्म। मतलब हम फाइनेंशियल कॉरपोरेशन तो वैसे तो बहुत सारा काम करती है, लेकिन हमें सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए एंड लोन के तौर पे पैसा चाहिए। ओके, अब इसका एडवांटेजेस क्या है? पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। अब देखिए अगर बैंक से पैसा लेने जाएंगे तो सिर्फ छोटे समय के लिए पैसा मिलेगा, जबकि यहाँ पर छोटे बड़े बहुत लंबे समय सभी टाइप के टाइम पीरियड्स के लिए आपको पैसा मिलता है। हर एक टाइप का जो यहाँ पर पैसा आपको मिल जाएगा एंड यूजुअली बैंक से कम इंटरेस्ट पे यहाँ पर मिलता है।
So the company can raise the best suited business finance for it without worrying much about the amount of payable interest. मतलब आपको इंटरेस्ट भी कम देना होगा एंड आपका जैसा रिक्वायरमेंट होगा ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। फिर है अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट एडवाइस। अब देखिए जैसे बैंक्स भी हमें अलग अलग चीज़ें देते हैं वैसे हमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हमें यहाँ पर अलग अलग चीज़ें देते हैं। तो उनमें से कुछ कुछ वो मतलब देखिए फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन होता है वो उसका ये एक मेनली ये एक डेडिकेटेड फाइनेंसिंग सोर्स होता है। देखिए बैंक जो होता है वो बैंक का मेन काम हम जानते हैं क्या होता है कि वो डिपॉजिट लेगा एंड लोन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन्स। लोन देगा डिपॉजिट लेगा, लोन देगा डिपॉजिट लेगा। एंड बैंक्स यूजुअली लोगों में डील करते हैं, मतलब ये फाइनेंसिंग तो करते हैं लेकिन दीज आर नॉट अ डेडिकेटेड फाइनेंस। जैसे ट्रेन, लोकल ट्रेन भी जाती है, एक्सप्रेस ट्रेन भी जाती है, तो दोनों में क्या फ़र्क होता है? दोनों में ये फ़र्क होता है कि आप एक्सप्रेस ट्रेन से हर एक स्टेशन पे उतर नहीं सकते हैं लेकिन लोकल ट्रेन हर एक स्टेशन को कवर अप करती है। तो आपका एक्सप्रेस ट्रेन से जो चीज़ फुलफिल होगा उससे ज़्यादा आपका लोकल ट्रेन से फुलफिल होगा। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक लोकल ट्रेन की तरह है जो कि हर एक चीज़ में उसका एक्सपर्टीज़ होता है। तो ये जो एक्सपर्टीज़ होता है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। दिस एक्सपर्टीज़ इज़ वेरी बेनिफिशियल। तो ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं इनमें एक्सपर्ट्स बैठे रहते हैं जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज ये इसमें बैठे रहते हैं। एंड ये जब आपको एडवाइस देंगे, क्योंकि ये जो है ये सरकार ने नए तरीके से ही बनाया हुआ है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को आए बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। तो ये सरकार ने क्यों बनाया? ये इसीलिए बनाया है ताकि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो डेवलप कर सके। इनका काम ही है वो चीज़, जबकि बैंक का सिर्फ एक काम नहीं है। मतलब बैंक सिर्फ लोन नहीं देती है जबकि ये सिर्फ लोन देते हैं। तो ये ज़्यादा एक्सपर्ट है। तो ये जो एक्सपर्टीज़ हमें मिलता है ये बहुत ज़्यादा एडवांटेजियस होता है। ओके, फिर न्यू कंपनीज कैन ईजिली रेज फंड्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो कि हमने कमर्शियल बैंक के केस में देखा था कि नए कंपनीज को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है पैसा रेज करने में, एंड वो हर एक सोर्स के थ्रू होता है। इक्विटी भी उतना जल्दी उसका कोई खरीदेगा नहीं, डिबेंचर भी उसको उतना जल्दी कोई देगा नहीं, कमर्शियल बैंक्स भी इतना जल्दी उसको लोन नहीं देंगे। तो ऐसे केस में ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो लोन देते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उतने ज़्यादा नखरे नहीं करते हैं, जो कि मैं फिर से वही एग्जांपल लेने जा रहा हूँ कि जो लड़कियाँ, ऐसी भी लड़कियाँ होती है जो कि इतना कुछ नहीं देखती है, वो बस इतना देखती है कि ये बस केयरिंग हो एंड मुझे रिस्पेक्ट करे एंड ये सब करे, तो वो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपका रिस्पेक्ट करेगी, आपको पैसा देगी एंड हर एक तरीके से आपको हेल्प करेगी। तो इससे जो है वो नए कंपनीज को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ओके, फिर है सब्सक्राइबर ऑफ सिक्योरिटीज। अब देखिए समटाइम्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंस्टेड ऑफ एडवांसिंग डायरेक्ट लोन्स टू अ जॉइंट स्टॉक कंपनी बाइज इट्स इक्विटी शेयर्स। इन सच केसेस द अमाउंट गेट्स ट्रांसफर फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू द कंपनी बट द अमाउंट इज सो रिसीव्ड इज नॉट ट्रीटेड एज द लोन एंड द कंपनी नीड नॉट पैक। देखिए इसका सिंपल मतलब यहाँ पर ये है कि हम जो पैसा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा लोन ही हो, हम उन्हें इक्विटी शेयर्स भी इशू कर सकते हैं। तो अगर हम सिर्फ लोन लेते तो उस केस में हमारे ऊपर में एक बर्डन रहता कि लोन लिए हैं, लोन को वापस भी करना होगा, उसके साथ साथ इंटरेस्ट का भी पैसा देना होगा। जबकि फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन में आपके पास दोनों ऑप्शन है कि आप उससे लोन भी ले सकते हैं एंड आप उसको इक्विटी भी दे सकते हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि मैं अपने ऊपर ज़्यादा जो है वो सरदर्द नहीं रखना चाहता हूँ तो आप उसे इक्विटी दे दीजिए, आपको उतना ज़्यादा इसमें तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे इक्विटी दे दीजिए। तो ये जब हम किसी बैंक को उसका इक्विटी दे देते हैं तो इक्विटी देने से हमारे ऊपर में झंझट नहीं रहता है। मतलब जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है उसको अगर हमने इक्विटी दिया हुआ है तो उस केस में हमारे पास पैसा भी आ जाएगा एंड उतना ज़्यादा हमें झंझट भी नहीं होगा। मतलब इक्विटी देने पर जो जो फ़ायदे इक्विटी शेयर्स के होते हैं वो सारे फ़ायदे आपको यहाँ पर भी मिलने वाले हैं। ओके,
फिर है अंडर राइटिंग असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. समटाइम्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस also provide underwriting assistance to the joint stock company. This underwriting assistance just provides benefit to the company as the company's job of hiring an underwriter is resolved. Besides this, the commission fees which is charged by the financial institution. देखिए अंडरराइटर का मतलब क्या होता है. अंडरराइटर का यहाँ पर ये मतलब होता है, इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल ये है आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी. ओके, इस जॉइंट स्टॉक कंपनी ने मार्केट में 1000 शेयर्स इशू किए हैं. अब क्या 1000 शेयर्स जो कि इसने इशू किए हैं वो सारे के सारे शेयर्स बिक जाएंगे क्या? हो सकता है कि ना भी बिके, हो सकता है कि एक भी ना बिके. तो अब ये देखिए जॉइंट स्टॉक कंपनी जो होता है उस पर कानून बहुत ज़्यादा राज करता है. तो जो इसका बाप होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कंपनीज एक्ट. कंपनीज एक्ट 2013. कंपनीज एक्ट 2013 जॉइंट स्टॉक कंपनी का बाप होता है. वो उसका बाइबल, गीता, कुरान सब कुछ होता है. तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए कंपनीज एक्ट 2013 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए ये जो इंपॉर्टेंट इतना ज़्यादा है, तो ये इसको एक और ऑर्डर देता है कि देखो तुम चाहे मार्केट में एक शेयर इशू करो, एक शेयर नहीं, तुम मार्केट में चाहे 100 शेयर्स इशू करो या फिर 1000 करो, 1 लाख करो, 1 करोड़ करो, 1 अरब शेयर्स इशू करो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है. We don't have any problem with the number of shares which you are issuing in the market. हम बस इतना कहना चाहते हैं कि तुम्हारा जो शेयर मार्केट में तुमने इशू किया हुआ है उसका 90% तक एटलीस्ट लोगों ने खरीद लिया हो. मतलब 90% शेयर्स कम से कम लोगों के पास हो, ये कह देता है. मतलब अगर 90% शेयर्स जो हैं वो तुम्हारी कंपनी के लोगों ने नहीं लिए हुए हैं तो हम तुम्हें कंपनी नहीं मानेंगे. ये यहाँ पर कहा जाता है. कंपनी एक्ट ये कहता है कि अगर तुम्हें कंपनी बनना है, अगर तुम्हें इक्विटी शेयर का कैपिटल चाहिए तो लाओ, इक्विटी के थ्रू पैसा लाओ. 1 शेयर लाओगे, 2 शेयर लाओगे, जितना मन उतना शेयर लाओ. बस एक ही बात याद रखना, जितना भी शेयर ला रहे हो उसका 90% शेयर्स तुमको बेचना ही होगा. तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे जॉइंट स्टॉक कंपनी ने जो 1000 शेयर्स इशू किए हैं, इस 1000 शेयर्स का भी 90% मतलब 900 शेयर्स जो है, ये 900 शेयर्स तो उसको किसी भी हालत में बेचना ही बेचना है. 900 शेयर्स अगर नहीं बिकेंगे तो वो अपना बिजनेस एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता. वो उसके लिए मस्ट है, उसको 900 शेयर्स बेचना ही है. अब ये जो 900 शेयर्स जो कि उसको बेचना है वो ज़रूरी थोड़ी है कि बिक ही जाए. हो सकता है कि कंपनी ने 1000 शेयर्स इशू किए लेकिन कंपनी जो है उसका सिर्फ 750 शेयर्स मार्केट में बिक गया. अब 90% से कम है तो ये वो काम नहीं कर सकती है. अब कंपनी ये सोचेगी अरे यार सिर्फ 150 शेयर से छूट गया, सिर्फ 150 शेयर से. तो ऐसे केसेस में एक आदमी होता है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके काम आता है. एंड वो आदमी कौन होता है? वो आदमी होता है एक अंडरराइटर. एक अंडरराइटर क्या बोलता है कि सर आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं करने का, आपको एकदम टेंशन नहीं लेने का. आपका 90% शेयर्स बिकेगा ना, ये मैं आपको बिकवा के दूंगा. मतलब सर आपका 1000 शेयर्स है ना, आपको 900 शेयर्स तो किसी भी हालत में बेचने हैं. तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि मैं आपका 900 शेयर्स जो है वो मार्केट में बिकवा के ही रहूँगा. तो बोले तू भगवान है क्या? बोले नहीं सर. तो मैं कैसे मान लूँ तू बेच ही देगा? अगर नहीं बेचा तब? सर चिंता क्यों करते, मैंने कहा ना मैं बिकवा के दे दूँगा. बोले नहीं फिर भी बता तो कि अगर नहीं बिके तो क्या करेगा. फॉर एग्जाम्पल सिर्फ 750 ही मार्केट में बिक पाए. तो बोले सर कोई बात नहीं, बाकी के जो 150 शेयर्स होंगे वो मैं खरीद लूँगा. तो ये होता है एक अंडरराइटर. तो अंडरराइटर क्या करता है? अंडरराइटर आपको एक गारंटी दे देता है. एंड वो गारंटी क्या रहता है कि अगर किसी भी केस में आपका जो शेयर है वो 90% से कम हो गया
तो जो भी बीच का डिफरेंस रहेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 150 शेयर्स नहीं बिक पाए थे, तो 150 शेयर्स वो खुद खरीद लेगा। मतलब किसी भी हालत में आपके कंपनी का 90% शेयर्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंड लॉ के सामने सब्सक्राइब्ड रहेगा। मतलब 90% शेयर जो है वो आपकी मार्केट में बिकेंगे ही बिकेंगे। ये एक अंडरराइटर काम करता है। तो ये अंडरराइटर होता है, ये एक अंडरराइटर का काम होता है। अब सर वो क्यों करेगा, कैसे करेगा, ये इतना ज़्यादा आपके सिलेबस में नहीं है। एंड यही चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है कि जब यहाँ पे कोई चीज़ 11-12 में पढ़ाई जाती है तो बस ऊपर ऊपर से छोड़ देते हैं, अंडर में डेप्थ नॉलेज में जाते ही नहीं है। जबकि ये अंडरराइटर क्या होता है ये लोगों को मालूम ही नहीं है कि अंडरराइटर क्या चीज़ होता है। तो अंडरराइटर का सिंपल मतलब होता है कि अगर आपके शेयर्स बाई चांस अगर नहीं बिक पाए, बाई चांस अगर 90% नहीं हो पाया, सो इन दैट केस वो उन शेयर्स को खुद खरीद लेगा एंड इट विल यूज देम फॉर, एंड वो उन शेयर्स को खुद खरीद लेगा। मतलब किसी भी हालत में आपका 90% का जो मार्क है उससे शेयर्स कम नहीं होंगे। तो ये जो अंडरराइटर का काम है ये हो सकता है एक आदमी भी करे एंड ये एक फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन या फिर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी करता है। तो दिस इज अ ग्रेट एडवांटेज। मतलब जो कंपनीज इक्विटी के थ्रू पैसा ला रही हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा एडवांटेजियस हो जाता है कि अगर उनके शेयर्स नहीं भी बिके तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलता है साहब मैं हूँ, मैं देख लेगा। तो ये बहुत ज़्यादा एडवांटेजियस होता है। एंड प्लस ये जो अंडरराइटिंग होता है ये तो फ्री में तो होगा नहीं। मैंने जैसे कि कहा कि बिजनेस में कुछ भी चीज़ फ्री का नहीं होता है भाई। जो चीज़ फ्री का होता है उस पर भी आप पैसे देते हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ये जो कंपनीज आपको बोलते हैं कि ये लो तो ये फ्री, ये लो तो ये फ्री, वैसा कुछ भी नहीं होता है। आपसे उस चीज़ का पैसा तो लेते ही हैं, साथ में उस फ्री चीज़ का भी पैसा ले लिया जाता है। तो डोंट थिंक कि कोई भी चीज़ यहाँ पे फ्री होती है। लेकिन तो उसी हालत से हमारा जो अंडरराइटिंग का काम होता है वो भी फ्री में नहीं होता है, उसके लिए भी अच्छा खासा पैसा लिया जाता है। एंड ये पैसा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के केस में बहुत कम होता है। तो फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन आपको गारंटी भी दे देती है कि साहब आपका नहीं बिकेगा ना, मैं देख लेगा साहब। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा एडवांटेजियस होता है। ओके, फिर असिस्टेंस ऑफ अ गारंटी ऑफ लोन। अब ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, ये बहुत केसेस में आपका लोन का गारंटी भी देते हैं। मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे मैंने कहा कि वो एक सुंदर सुशील जो हमारी कन्या होती है ये उसकी तरह है, जो पति का भी ध्यान रखती है, सासू माँ का भी ध्यान रखती है, घर में झगड़े नहीं होने देती है, उस टाइप का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपका अंडरराइटिंग का काम तो करता ही है, इसके साथ ही साथ वो एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, वो है असिस्टेंस ऑफ अ गारंटी ऑफ अ लोन। मतलब आप किसी फर्म में गए एंड वहाँ पर जाकर उस फर्म में आपको जाकर, मतलब फॉर एग्जांपल आप किसी बैंक में गए, बैंक से आपने लोन लेना चाहा, ये मैं किसी, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ जॉइंट स्टॉक कंपनी ओनली। आप अगर किसी बैंक में गए, वहाँ पर जाकर आपको लोन नहीं मिला, तो उस केस में आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बोल सकते हैं कि साहब वो मुझे लोन नहीं दे रहा है, आप क्या मेरे बिहाफ पे गारंटी दे दोगे? तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको दे देगा। तो ये भी बहुत ज़्यादा एडवांटेजियस होता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको लोन के साथ साथ ये जो फैसिलिटीज़ देती हैं ये बहुत ज़्यादा होता है। एंड ये बैंक्स में नहीं मिलता है। बैंक्स, बहुत कम बैंक्स होते हैं जो कि इस टाइप का काम करते हैं, लगभग में ना के बराबर। लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये होगा ही होगा। अब सर यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि हमने तो सर ये सोचा था कि हम तो शॉर्ट टर्म का पैसा लाएंगे, लोन के रूप में पैसा लाएंगे। ओके, हमारा उतना पढ़ाई हो चुका है, लेकिन अब एग्ज़ाम्स में जो मैं क्वेश्चन देखता हूँ वो ये होता है कि अगर हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू पैसा लाते हैं तो उसमें क्या एडवांटेज है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रेजिंग फाइनेंस थ्रू अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ पे कहीं पे भी स्पेसिफाइड नहीं है कि यहाँ पे आप लोन का पैसा ले रहे हैं या फिर आप इक्विटी का पैसा ले रहे हैं, यहाँ पे वैसा कुछ स्पेसिफाइड नहीं है। तो उस केस में अगर आपको इक्विटी के पॉइंट्स मालूम नहीं होंगे तो आप लिखेंगे क्या? क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि आपको 11-12 में कोई एक छोटी सी चीज़ बस इंट्रोडक्टरी पढ़ाया जाता है, उससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ाया जाता। बट क्वेश्चंस आजकल आईएससी बोर्ड जो दे रहा है वो बहुत डेप्थ नॉलेज का दे रहा है, तो आपको भी ये डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। एंड नॉलेज लेने में कोई खराबी नहीं है, जो कि थ्री इडियट्स में कहा गया था कि ज्ञान जहाँ से भी मिले बटोर लो।
तो वही हम चीज़ यहाँ पर कर रहे हैं। मैं चाहता तो आपको सिंपली बता देता कि अंडरराइटिंग का भी काम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करता है, या फिर गारंटी लोन गारंटी भी दे देता है, लेकिन ये अंडरराइटिंग क्या है, ये गारंटी क्या है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप आगे जाएंगे, अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं, अगर आप सिर्फ बीकॉम ही करते हैं, उसमें भी आपको ये सब पढ़ना ही होगा। ये गारंटी, अंडरराइटिंग, ये सब कुछ उसमें भरना होगा। सो इट्स बेटर कि आपको अभी से नॉलेज हो जाए। एंड मैं अभी थोड़ा टॉपिक से हट के ये बात बोलता हूँ कि आपका जो ये एज है, आप जिस अभी एज में है, या फिर मैं कहूँ आप जिस स्टेज में है, एज से भी ज़्यादा जिस स्टेज में है, ये स्टेज वो स्टेज है जहाँ पर आपका माइंड कुछ भी ले लेगा। आपका माइंड के अंदर में कुछ भी, आपके माइंड में कुछ भी अगर डाल दिया जाए तो आप उसे ले लेंगे। लेकिन यही जब आप कॉलेज में चले जाते हैं तो उस टाइम पे समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस टाइम पे किसी टॉपिक्स को, मतलब जो इजी से इजी टॉपिक होता है वो हमें नहीं समझ में आता है। सो इट्स बेटर कि आप इसी टाइम पे अपना ये, मतलब अभी से अगर आपको नॉलेज मिल रहा है तो ले लो। ओके, फिर है अवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स इन फॉरेन करेंसी। अब देखिए भैया, ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं ये हमें फॉरेन करेंसी में भी लोन देते हैं। जैसे अगर मुझे यूएस से बिजनेस करने के लिए लोन चाहिए, अब मैं एक्सिस बैंक के पास में जाऊंगा, मैं बोलूँगा एक्सिस बैंक मुझे डॉलर में लोन चाहिए, वो पहली फुर्सत में निकाल देगा वहाँ से, क्योंकि उसके पास है ही नहीं उतना डॉलर, क्योंकि वो एक प्राइवेट कंपनी है, उसके पास उतना सारा आएगा कहाँ से। जबकि ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये क्योंकि सरकार के द्वारा रन किए जाते हैं, तो यहाँ पर आपको फॉरेन करेंसी मिल जाएगा। क्योंकि जब आप यूएसए से कोई भी सामान खरीदेंगे आपको वहाँ पे डॉलर में पेमेंट करना होगा, तो डॉलर में आप पेमेंट कहाँ से करेंगे? तभी कर पाएंगे जब आपका यहाँ से आपके पास फॉरेन करेंसी होगा। तो ये फॉरेन करेंसी आपको कौन देगा? अब कोई फॉरेन करेंसी देगा, ये जो होता है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो आपको ये देंगे। ओके, फिर है टू मैनी फॉर्मेलिटीज एंड डॉक्यूमेंटेशन इज रिक्वायर्ड टू बी डन। मतलब डिसएडवांटेजेस में हम लोग आ चुके हैं। बिफोर ग्रांटिंग एनी लोन टू द कंपनी, अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मेक्स अ thorough investigation of the company in order to ensure the worthiness of the company. Besides, the number of formalities are required to be done and documentation work is also huge. All this takes a considerable amount of time which makes this process a bit disadvantageous to the firm. अब देखिए, लंबा समय हर किसी में लगता है, ठीक है, ऐसा कोई भी सोर्स नहीं है जहाँ से हमें बहुत आसानी से पैसा मिल जाए। तो ठीक उसी तरीके से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हमें मिलेगा तो बहुत कुछ, एंड मिलेगा तो बहुत अच्छे से मिलेगा, लेकिन उसे लेना बहुत मुश्किल होता है। जैसे सागर मंथन में अंदर से अमृत निकला था, लेकिन अमृत निकालने में लोगों की जान निकल गई थी। तो उसी तरीके से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होती है, जैसे कि मैंने कहा कि वो एक उस तरीके का गर्लफ्रेंड होती है जो कि मतलब आपका ख्याल रखेगी, आपके बारे में अच्छा सोचेगी, सब कुछ करेगी, लेकिन फैक्ट तो यही सॉरी बट द फैक्ट इज यही ना कि वैसा मिलना बहुत मुश्किल होता है। सो इन द सेम मैनर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपको लाभ मिलेगा, बहुत मिलेगा, लेकिन इसको पाना उतना आसान नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज बहुत ज़्यादा करना पड़ सकता है इसमें। ओके, फिर स्ट्रिक्ट कंडीशन विच आर लेड डाउन बाय सम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब मैंने जैसा कि कहा कि सब एक जैसे नहीं होते हैं। अगर 90% भी जो हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो कस्टमर फ्रेंडली है, एंड 10% भी अगर ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये अगर कस्टमर के ऊपर में फ्रेंडली ना होकर के वो बहुत ज़्यादा कस्टमर को डोमिनेट कर रहे हैं, तो उस केस में ये डिसएडवांटेजियस तो होगा ही होगा। ओके, फिर है मैनी कंपनीज फेल टू गेट असिस्टेंस फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब देखिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होता है, क्योंकि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको इतना कुछ दे रहा है तो मिल तो जाएगा भैया, लेकिन बहुत कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी, एंड इतनी ज़्यादा शर्तें जो होती है वो कोई मानना नहीं चाहता है। मतलब इतना जल्दी कोई मानेगा नहीं जो ये इतने सारी शर्तें रखते हैं, तो उसकी वजह से बहुत कंपनीज को मिलता नहीं है। एंड इसके साथ साथ और एक बात जो कि आता है वो है पॉलिटिक्स। क्योंकि ये सरकारी कंपनी है तो इसमें जो सरकार के और भी ज़्यादा प्रिय लोग होंगे उनको आसानी से लोन मिल जाएगा, एंड जो उतने प्रिय लोग नहीं होंगे उनको आसानी से लोन नहीं मिलेगा, जो कि हम खुद देखते हैं कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा
हंस चुनेगा दाना, कौवा रोटी खाएगा। यानी भारत देश में तो बहुत सारे कौवे रोटी खाते रहते हैं। तो दिस इज द डिसएडवांटेज बिटवीन फाइनेंशियल, तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक ग्रेट डिसएडवांटेज होता है कि इसमें पॉलिटिक्स के भी कारण एंड और भी बहुत रीज़न की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस हो जाता है। फिर रेस्ट्रिक्शन इन द पावर्स ऑफ द कंपनी। अब कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इतने ज़्यादा नखरे वाले होते हैं, वो ये बोलते हैं कि हम आपको पैसा देने के लिए तो रेडी हैं, लेकिन हम आपकी कंपनी में अपना आदमी बिठा देंगे। मतलब हद कर देते हैं एकदम कि हम आपको पैसा देने के लिए तो रेडी हैं, लेकिन हम आपकी कंपनी में अपने लोग बिठाएंगे, अपना पावर हम आपकी कंपनी में देंगे। तो ये तो कोई भी नहीं चाहेगा ना। So why would anyone raise finance through financial institution? So this makes it disadvantageous. फिर डिवीजन ऑफ वोटिंग राइट्स। अब भैया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमें इक्विटी भी देता है, लोन भी देता है। तो अगर उनसे हमने इक्विटी ले लिया तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होता है वो हमारे कंपनी को खा जाएगा। वो अपना जो वोटिंग राइट्स होता है उस वोटिंग राइट्स को एक्सरसाइज करके कुछ भी कर सकता है। ओके, सो दिस इज अ डिसएडवांटेज टू द कंपनी। ओके, फिर इसके बाद जो हमारा अगला जो यहाँ पर टॉपिक है जो कि हम अगले क्लास में पढ़ेंगे वो भी शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस ही होते हैं। लेकिन जैसे हमने शेयर्स के केस में पढ़ा था कि यहाँ पे क्या क्या था, वहाँ पर बोनस शेयर्स था, स्वेट इशू था, तो इतने सारे जो शेयर्स थे वो सब छोटे मोटे टॉपिक्स थे। इन द सेम मैनर ये जो हमारा टॉपिक्स है ये भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये अगले 1 या फिर 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे। सो हम इन्हें अगले लेक्चर्स में करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आज का वीडियो देखने के लिए। एंड यस, मैंने जो बुक आप सभी के लिए बोली हुई है वो बुक मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये इसका नाम है द कॉमर्स पुराण, क्योंकि इसमें कॉमर्स से रिलेटेड सब कुछ है। सब कुछ मतलब सब कुछ। तो अगर ये बुक आपको चाहिए या फिर आप इस बुक को ऑर्डर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा आप लिंक चेक कर सकते हैं, वहाँ से आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। ओके, एक सेकेंड। यस, ये रहा, ये है वो बुक जिसका नाम है कॉमर्स पुराण। एंड हमने इसका नाम ऐसा इसलिए रखा है ताकि आप यहाँ पर सब कुछ इसके बारे में जान सके। मतलब कॉमर्स का सब कुछ यहाँ पर इसमें है, इसीलिए इसका नाम हमने कॉमर्स पुराण रखा हुआ है। अब इसका प्राइस का मैं अगर बात करूँ तो नॉर्मल डेज में ये 225 रुपये का होता है, बट 3 फरवरी तक ये आपको 225 में नहीं सिर्फ 200 में मिलेगा। लेकिन इसके साथ जो शिपिंग चार्जेस होंगे वो अलग लगेंगे। सो आप अगर इसे ऑर्डर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ पर हमें व्हाट्सएप कीजिए एंड हम आपको ये पहुँचा देंगे। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। एंड कुछ भी कमेंट्स, डाउट्स, कुछ भी आप लिखना चाहें कमेंट सेक्शन में नीचे में लिख सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत ध्यान रखिए। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। बाय बाय एंड जय हिंद।